वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज के क्या क्या प्रकार होते हैं, फिर देखा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि थ्योरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपकी थ्योरी थी रियल थ्योरी जिसे वास्तविक थ्योरी कहते हैं और एक आपकी थ्योरी थी मॉनेटरी थ्योरी। तो हम देखने वाले हैं कि रियल थ्योरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी उसमें मैंने आपको 3 थ्योरी के नाम लिखाए थे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या फिर हम इसे कह सकते हैं कि दूसरा था टाइम प्रेफरेंस थ्योरी और तीसरा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका सबसे मेन जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का क्लासिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत को ही हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। इस सिद्धांत को हम क्या जान सकते हैं कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत। ब्याज के मांग व पूर्ति का सिद्धांत, साथ ही साथ इसे हम बचत तथा विनियोग का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस थ्योरी को जो मेन है ये किसका पार्ट है, रियल थ्योरी का पार्ट है, यानी वास्तविक सिद्धांत है उसका पार्ट है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। 3 तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज का डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बताइए, सेविंग या इन्वेस्टमेंट थ्योरी बताइए। तो चाहे क्वेश्चंस हमें इन तीनों में से कहीं से भी पूछें, इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी, यानी इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये थ्योरी कहती क्या है, इसका परिचय क्या है, ये थ्योरी हमको बताती है। तो देखिए क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार पूंजी की पूर्ति और मांग के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होती है, यानी कि जो कैपिटल की सप्लाई होती है और कैपिटल की जो डिमांड होती है उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। यानी कि क्या कह रही है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ कैपिटल। किसके बेस पे होगा, सप्लाई, और दूसरा कौन है, डिमांड के बेस पे। तो क्लासिकल सिद्धांत अगर नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसे डिमांड सप्लाई थ्योरी क्यों कहते हैं, बिकॉज द इंटरेस्ट इज डिपेंड ऑन सप्लाई एंड demand. Are you clear this point? The supply of capital is through time preference and the demand for the capital is through the anticipated productivity of capital. ध्यान रखिएगा कि पूंजी की पूर्ति समय अधिमान के द्वारा और जो पूंजी की मांग है वो पूंजी की प्रत्याशित उत्पादकता के द्वारा होती है। यानी कैपिटल की जो डिमांड होती है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल की जो डिमांड होती है वो किस लिए होती है, प्रोडक्टिविटी के कारण, ठीक है। और जो सप्लाई है वो किससे होती है, टाइम प्रेफरेंस के कारण हो रही है। द टाइम प्रेफरेंस एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी आर बोथ डिपेंडेंट ऑन वेटिंग ऑन सेविंग। यानी कि समय अधिमान और पूंजी की उत्पादकता दोनों ही प्रतीक्षा या हम कह सकते हैं बचत पर निर्भर है। यानी कि हमारी जितनी ज्यादा सेविंग होगी तो हमारी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज दो बोथ आर फैक्टर आर डिपेंड ऑन सेविंग। दोनों के दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, सेविंग पे। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी ऑफ सेविंग। इसीलिए इस सिद्धांत को हम पूर्ति, बचत की पूर्ति और मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए क्योंकि सारा का सारा ये जो डिमांड कर रहे हैं, हम कैपिटल की डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड है वो डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी सेविंग पे। इसीलिए इस थ्योरी को हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहेंगे। क्लियर है आपको? यानी कि अगर हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है तो इसमें हमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, ठीक है। ब्याज की दर जो है वो निर्धारित करेगी मांग और पूर्ति के द्वारा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मांग पक्ष क्या होता है, डिमांड साइड क्या होता है, ठीक है। देखिए डिमांड का मतलब क्या हो गया, पूंजी की मांग उत्पादन या उपभोग, 2 उद्देश्य के लिए की जाती है, ठीक है। हमें कैपिटल क्यों चाहिए, हमें कैपिटल क्यों चाहिए, तो कैपिटल हमें इसलिए चाहिए
क्योंकि दो तरीके से कैपिटल की हम डिमांड कर सकते हैं। एक तो हम लोग करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको बताया है पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है कंजप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। जो किसी चीज को बनाएगा वही डिमांड करेगा। अ पार्ट ऑफ कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टर डिमांड कैपिटल बिकॉज कैपिटल इज प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा कि अगर हम मांग वाले पक्ष को छोड़ दें, अगर हम कंजप्शन को छोड़ दें, तो जो इन्वेस्टर है वो डिमांड करता है कैपिटल की। कैपिटल इज द प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो मांग होती है पूंजी की वो उत्पादक के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब देखिए, बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये जो है वो लाइन आपको याद रखनी है कि परंतु पूंजी की उत्पादकता परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अधीन होती है। यानी कि पूंजी की हम जितनी एडिशनल यूनिट काम में लेंगे, द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल आर नॉट एज अ प्रोडक्टिविटी एज अ इनिशियल यूनिट। देखिए, जितनी पहले वाली यूनिट हमको प्रॉफिट दे रही है, जरूरी नहीं है कि दूसरी बार हम उतना ही पैसा लगाएं और हमें उतना ही प्रॉफिट हो, ठीक है। देयर कम्स अ स्टेज व्हेन एडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस मे बी प्रॉफिटेबल बट नॉट मोर देन दैट। ध्यान रखिएगा, हम जब भी किसी कैपिटल का यूज करते हैं तो यूज करने पर हम देखते हैं कि पहली बार जब हम पैसा लगाते हैं तो हमको बेनिफिट ज्यादा होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जितना पैसा लगाते हैं तो हमें उससे बेनिफिट थोड़ा कम होगा। फिर तीसरी बार हम उतना ही पैसा लगाते हैं जितना हमने पहली बार लगाया, लेकिन हमें तीसरी बार उसका कह सकते हैं थर्ड टाइम हमको उतना उससे कम पैसा हमको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, एक निवेशक है, एक फैक्ट्री में वो 1 लाख रुपए लगाता है। एक फैक्ट्री में वो कितना लगा रहा है? 1 लाख, और उसे 20% यील्ड आशा करता है, यानी कि 20% उसे लगता है कि मुझे पैसा मिलेगा, मेरा मुनाफा होगा। उतनी ही मात्रा की वो एक किस्त, उतनी ही उत्पादकता की नहीं होगी जितनी की पहली, यानी कि वो 1 लाख और अपने बिजनेस में लगाता है उसी फैक्ट्री में, लेकिन इस बार उसको कितना मिल रहा है? 15%। पहले कितना मिल रहा था? 20%, और अब कितना मिल रहा है? 15%। संभव है कि वो थर्ड बार, यानी जब वो थर्ड इंस्टॉलमेंट करेगा, यानी 1 लाख और लगाएगा, तो उसे 10% ही उसका रह जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम उसको कितना मिल रहा है रिटर्न? 20%, सेकेंड टाइम उसे कितना मिल रहा है? 15%, और थर्ड टाइम उसे कितना मिल रहा है? 10%। और उसकी जो अमाउंट इन्वेस्ट है वो कॉमन है, यानी कि 1 लाख ही वो लगा रहा है, ठीक है। यानी 1 लाख इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम कर रहा है, सेकेंड टाइम में भी 1 लाख, और थर्ड टाइम में भी वो 1 लाख कर रहा है, लेकिन उसको जो रिटर्न है वो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि यदि उसे मुद्रा की 10% पर उधार ली है, अगर वो थर्ड टाइम जब 1 लाख लगा रहा है तो उसने 10% इंटरेस्ट पे ये पैसा लिया था, अब उसे मिल भी कितना रहा है? 10%। तो ना तो प्रॉफिट ना लॉस, तो क्या वो नेक्स्ट और इंस्टॉलमेंट लगाएगा क्या? 1 लाख और लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि अब उसका 10% से भी नीचे आ जाएगा उसका रिटर्न। तो रिटर्न अगर उसका कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट से ज़्यादा उसको रिटर्न मिलेगा तब तो वो पैसा लगाएगा, लेकिन अगर कॉस्ट से कम मिलेगा तो पैसा नहीं लगाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल है डिमांड के लिए। तो मेन तो आपको ध्यान रखना है कि डिमांड साइड में क्या लिखेंगे, डिमांड थ्योरी वाली, इंटरेस्ट वाली थ्योरी में, कि डिमांड किया जाता है, मेन आपको ध्यान रखना है, एक प्रोड्यूसर करता है, एक उत्पादक करता है उत्पादन करने के लिए। वो फर्स्ट टाइम में पैसा लगाएगा तो उसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, सेकेंड टाइम में थोड़ा कम, और थर्ड टाइम में और कम। और वो पैसा लगाना कब बंद कर देता है? अब वो पूंजी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसे 10% क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, और 10% ही उसकी क्या है? कॉस्ट है। तो क्या वो पैसा अब एक्स्ट्रा और लगाएगा क्या? फोर्थ टाइम में क्या वो 1 लाख लगाएगा? नहीं लगाएगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट और उसका रिटर्न अब क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, ठीक है। इसके लिए ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बिल्कुल बराबर हो चुकी है। 10% इज इक्वल टू 10%। इससे ये प्रकट होता है कि ब्याज की ऊंची दर पर पूंजी की मांग कम होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दिस सो दैट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर कैपिटल इज लेस, एंड अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड ऑफ कैपिटल इज हायर। यानी कि क्या कह रहा है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है
तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और जब आपकी इंटरेस्ट रेट है जब वो कम होती है तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिमांड करने लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर कैपिटल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड कर्व ऑफ कैपिटल, स्लोप अप डाउन upwards from left to right, but there are other factors that determine the demand for capital, such as growth of populations, technological progress, the process of relations, the process of rationalization and the standard of living of the society। यानी समाज के जीवन स्तर। देखिए आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एक चीज याद रखनी है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि जो डिमांड है कैपिटल की वो अदर फैक्टर भी उसे इफेक्ट करता है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होना, टेक्नोलॉजी होना, ठीक है, जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, इनके कारण भी क्या होती है, डिमांड होती है। लेकिन मेन ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप का बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में और जो डिमांड है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, इसमें कैसा रिलेशन आ रहा है, इसमें रिलेशन आ रहा है आपका नेगेटिव। यानी इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो आप देखते हैं डिमांड इतनी ही होगी, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट जैसे ही डाउन हो जाए, यानी ये इंटरेस्ट रेट यहाँ आ जाए, तो आप देखते हैं डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि ये हमने डिस्कस किया कि डिमांड क्या होता है। अब हम देखते हैं सप्लाई साइड के बारे में। सप्लाई कैसे डिटरमाइंड होती है, पूंजी की जो पूर्ति है बचत पर निर्भर करती है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, द सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन द सेविंग, ठीक है, किस पे निर्भर करेगी, बचत पे, ना कि समाज की बचत करने की इच्छा और शक्ति पे, एंड नॉट ऑन द विल एंड पावर ऑफ द सोसाइटी टू सेव। यानी कि इच्छा और शक्ति पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सेविंग पे डिपेंड करेगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी ब्याज की दर पर, ब्याज की जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी सेविंग करते रहते हैं। यदि इंटरेस्ट रेट जीरो भी हो जाती है तो भी वो लोग क्या करेंगे, वो कंटिन्यू सेव करते रहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि इंटरेस्ट रेट पे फोकस नहीं करके वो अपनी सेविंग पे फोकस करते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट आपकी जीरो भी हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी वो कंटिन्यू सेव करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बट देयर आर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचत करते हैं, क्योंकि ब्याज की वर्तमान दर उन्हें बचत करने की प्रेरणा के लिए काफी है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट से मोटिवेट होकर, यानी कि किससे होते हैं, मोटिवेट किससे हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट से, तो उनको इंटरेस्ट रेट मोटिवेट करती है कि वो क्या करें, वो अपनी सेविंग स्टार्ट करें। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज बियॉन्ड दैट लेवल दे विल रिड्यूस देयर सेविंग। अगर सपोज दैट ब्याज की रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट है, तो अगर वो ब्याज की दर आप कह सकते हैं कम हो जाए, या उसका जो स्तर है वो उस पर नहीं हो, तो वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग को अपने रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्याज की दर बढ़ जाने पर वो फिर मोटिवेट होते हैं और फिर सेविंग करने लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेवर्स हु विल बी मोटिवेट टू सेव इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, यानी कि ज़्यादा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो वो मोटिवेट होती है। द लास्ट टू कैटेगरी ऑफ सेवर्स हैव टू सैक्रिफाइस डेफर कंजप्शन और वेट वेल दे आर डिराइव्ड ऑफ करंट कंजप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट। यानी कि जो हमने लास्ट दो देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो, इंटरेस्ट रेट जीरो होने पर भी वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट रेट से मोटिवेट होकर क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो ये जो पीछे, और कुछ लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, ज्यादा सेविंग करेंगे, इंटरेस्ट रेट डाउन होती है तो अपनी सेविंग को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जो पीछे के दो कैटेगरी के लोग हैं उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो कंजप्शन वगैरह अपना सेक्रीफाइस करते हैं, उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करने लगते हैं और वो अपनी सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो अपने प्रेजेंट कंजप्शन, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो कंजप्शन होता है या करंट कंजप्शन है उसको क्या करते हैं, कम करना स्टार्ट करते हैं, फिर सेविंग होती है। ये क्या कहना चाहता है
सप्लाई का पॉइंट, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट गेटर विल बी द सेविंग ऑफ द सोसाइटी एंड गेटर विल बी द सप्लाई ऑफ फंड्स। यानी कि जब हमारी इंटरेस्ट रेट क्या हो, ज़्यादा हो, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सेविंग करेंगे, और सेविंग करेंगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। द सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल मूव्स अपवर्ड एंड टू द राइट। इट मीन्स वी कैन से इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो आपकी सप्लाई भी ज़्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट आपकी कम है तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है इसमें कैसा रिलेशन रहता है, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव रिलेशन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरेस्ट रेट इतनी है तो सेविंग भी इतनी रहेगी। जैसे ही देखते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाती है। तो ये अपवर्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट में और सेविंग में क्या होता है, आपकी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशंस होता है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि बहुत टाइप्स के पर्सन्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं, सेविंग करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, उनको इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन किस बेस पे होता है। तो इंटरेस्ट रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, एक ड्रॉ किया है मैंने आपके यहाँ पे डायग्राम, उस डायग्राम के बेस पे देखते हैं इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन। देखो, देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ओ वाई पे हमने इंटरेस्ट रेट को लिखा है और ओ एक्स पे हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस थ्योरी इज कॉल्ड टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप डिमांड सप्लाई भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वहाँ आप क्या लिख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इस थ्योरी को डिमांड सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के नाम से जाना जाता है। देखिए ये है आपका आई यानी इन्वेस्टमेंट, और ये आपका क्या है, सेविंग है, यानी आपका जो बचत है उसके बारे में बताया है। ये दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपका से इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग या मैं डिमांड बराबर सप्लाई लिख दूँ, ठीक है, आप दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे को काटेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगी। तो ये कहाँ पे हो रही है, ये ई पॉइंट पे हो रही है। तो ये हमारी हो गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, और ये हमारी क्या बता रही है, इंटरेस्ट रेट को बता रही है। यानी ओ आर पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओ क्यू है। क्लियर है आपको। सपोज दैट कि आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, R1 हो जाती है। क्या हो रही है, ये आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आप देखिएगा कि ये पहले किसको टच कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई, ये आपकी इंटरेस्ट रेट टच कर रही है इन्वेस्टमेंट को, या मैं कह सकती हूँ डिमांड को, और ये यहाँ पे किसको कर रही है, आपकी सप्लाई को, या मैं कह सकती हूँ आपकी सेविंग को। ठीक है, ये इसको टच कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जब रेट बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड तो कम हो रही है, डिमांड तो आपकी कितनी हो रही है, ये आपकी डिमांड हो रही है। ठीक है, और आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो देखिए हमने अभी देखा था कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है तो डिमांड तो क्या हो जाती है, नेगेटिव, बिकॉज इसमें क्या होती है, इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं डिमांड नेगेटिव, या मैं इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख सकती हूँ कि वो कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है तो सप्लाई और सेविंग ये क्या होती है, बढ़ती है। देखिए अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो क्या कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेसमैन है, क्या वो डिमांड करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, जब बैंक की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, नहीं करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ये आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो हर कोई मोटिवेट होगा सेविंग करने के लिए, और सेविंग जब होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा है तो वो अपने क्या होगी, वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी ई बिंदु पर आ जाएगी, यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई आपकी क्या हो रही है, ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, डिमांड के, तो देखिए इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ई बिंदु पर आ जाएगी। अगर हम मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपकी क्या है, डाउन है, यानी कि R2 है, जब R2 को हम देखते हैं तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे सप्लाई को टच कर रही है, या सेविंग को कह सकते हैं, और यहाँ पे ये D या फिर मैं कह सकती हूँ I को टच कर रही है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जब हमने ये भी देखा था कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट है
वो जब आपकी डाउन होती हैं तो कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करने लग जाएगा, डिमांड करने लग जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा इकोनॉमिक में। जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो कोई भी सप्लाई या कह सकते हैं सेविंग के लिए मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। इसका मतलब है लोग जब सेविंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब सप्लाई कम होगी तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमको इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, और वापस अपने ऊपर हाई, यानी ये इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आएगी तो सप्लाई कम होगी, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें सप्लाई को वापस अपने ई पॉइंट पे लेके जाना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये अपने ई पॉइंट पे, ये अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं वहां पे आ जाती है, चाहे इंटरेस्ट रेट डाउन है चाहे इंटरेस्ट रेट आपकी अप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे डायग्राम को आपको लिख के, मतलब आपको ये बताना होगा कि आपने ओ वाई पे क्या दिखाया है, ओ एक्स पे आपको क्या दिखाया है। ठीक है, ये ई बिंदु पर क्या करता है, इक्विलिब्रियम होता है, काटते हैं जहाँ पे संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, जबकि ब्याज की दर क्या है, ओ आर और ओ क्यू की, जो अभी हमने आपको बताई थी कि इंटरेस्ट रेट क्या थी जहाँ पे ई बिंदु पर ओ आर और ओ क्यू इसकी क्वांटिटी बताई जा रही है। क्लियर है आपको। यदि ब्याज की रेट, अगर आपको बताना है दो कंडीशन, जब इंटरेस्ट रेट ओ आर से बढ़कर ओ आर 1 हो जाए तो आप देखते हैं कि डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन, और पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मांग की अपेक्षा पूंजी की पूर्ति अधिक है, जो मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया है। क्लियर है, इसलिए ब्याज की रेट गिरकर संतुलन बिंदु ओ आर पर आ जाएगी। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट को डाउन करना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा ताकि हम एग्जामिनर को बता सके कि ये डायग्राम डिमांड सप्लाई का डिटर्मिनेशन किस बेस पे होता है। क्लियर है आपको। देखिए, अगर हम इसकी आलोचनाएं की बात करें, क्योंकि थ्योरी को बताने के बाद, डायग्राम बताने के बाद हमें इसकी कुछ कह सकते हैं आलोचनाएं बतानी होगी। देखिए, इनकम इज नॉट कांस्टेंट बट इज वेरिएबल। आय स्थिर नहीं होती बल्कि परिवर्तनशील होती है। डिमांड सप्लाई थ्योरी में ये मान लिया जाता है कि आय क्या है, कांस्टेंट आइटम है, यानी कि स्थिर है। जबकि आप जानते हैं इनकम में क्या होता है, वेरिएबल आता है, चेंजेस आता है, वो फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, साथ ही साथ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। बचत और निवेश अनुसूचियां स्वतंत्र नहीं होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलने वाला है, इनकम मिलने वाला है। और इनकम जितनी ज्यादा होगी लोग क्या करेंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपस में क्या होती हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी होती है। जबकि इन सिद्धांतकारियों जो डिमांड सप्लाई वाले इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। इन्होंने आय पर निवेश के प्रभाव की उपेक्षा की, यानी कि इनकम का जो इफेक्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, इन्होंने ऐसा नहीं माना। जबकि इनकम जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके इन्वेस्टमेंट को और सेविंग को डिटरमाइन करने के लिए। इन्होंने पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। ये क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। जो पूर्ण रोजगार होती है उस एजम्पशन को ये थ्योरी मान के चलती है, जबकि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है जो कि डिटरमाइन नहीं करती है। इट इज एंड डिटरमाइंड थ्योरी, ये एक अनिश्चित थ्योरी है, यानी कि आप कह सकते हैं क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है, ऐसे इनकम के फैक्टर को इग्नोर करती है, इसीलिए यह एक अनिश्चित कह सकते हैं सिद्धांत है। नेग्लेक्ट द अदर सोर्सेज ऑफ सेविंग। इन्होंने सिर्फ थ्योरी जो सेविंग है उसी को ही माना कंसीडर किया है, जबकि आप देखते हैं कि कुछ हमारी पास्ट की जो सेविंग होती है, पहले की जो सेविंग होती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो हम उस सेविंग को भी उस कहीं सोर्सेज से निकाल कर बैंक में जमा कर देते हैं और ये सप्लाई को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इन्होंने सिर्फ कंसिडर किया है जो करंट सेविंग्स होती है उसको, यानी चालू बचत होती है उसको, जबकि पास्ट सेविंग को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। इन्होंने इनकम फैक्टर को इग्नोर कर दिया, यानी नेग्लेक्ट द मॉनेटरी फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर इट मीन्स वी कैन से इनकम को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स को समझाया,
जबकि इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेविंग को डिटरमाइन करने में, इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने। अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इन सेविंग ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। जो लास्ट आलोचना थी वो क्या थी, डिफरेंस ओवर द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की परिभाषा पर मतभेद। इन्होंने इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन दी थी वो सिर्फ और सिर्फ दिया कि जो कंजप्शन को सैक्रिफाइस करके हमको इंटरेस्ट देना चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी के पास अगर कैपिटल है, किसी के पास पूंजी है, तो वो अपने कंजप्शन को सैक्रिफाइस करता है, इसीलिए उसके पास कैपिटल है। जबकि हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने जो कंजप्शन है उसको सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। कुछ लोग होर्डिंग का मतलब हो गया संग्रह करना है, संग्रह करने के कारण भी उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होती है। तो इंटरेस्ट जो डेफिनेशन है उसी में ही कह सकते हैं अलग अलग डेफिनेशन होने के कारण इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी। यानी उन्होंने फैक्ट, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इस थ्योरी में बहुत सारे जो इनकम फैक्टर हैं उसकी कमी देखी, तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन में भी उन्होंने कमी दी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कंजप्शन फैक्टर को फोकस कर रहा था, जबकि कुछ लोग होर्डिंग के लिए भी यानी संग्रह करने के लिए भी क्या करते हैं, आप कह सकते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ आलोचना थी इस थ्योरी की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।